नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों पर होगी बातचीत। भारत कतर व्यापार मंच पर दोनों देशों के बीच 2 वाणिज्यिक समझौते। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, विकसित भारत और कतर नेशनल विजन के संकल्प को पूरा करने में मिलेगी मदद। ज्ञानेश कुमार होंगे देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त। आज रिटायर हो रहे हैं वर्तमान सीसी राजीव कुमार की लेंगे जगह। डॉक्टर विवेक जोशी को बनाया गया नया चुनाव आयुक्त। दिल्ली में बीजेपी सरकार के शपथ समारोह की तैयारियां तेज। साथी नेताओं के साथ आज रामलीला मैदान जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। सीएम के नाम से कल हटेगा पर्दा। और सऊदी अरब में तय होगा यूक्रेन का भविष्य। अमेरिका और रूस के बीच आज होने वाली बैठक में संघर्ष खत्म करने पर होगी बातचीत। बैठक से यूक्रेन को रखा गया दूर। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद कतर के आमिर शेख और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अपने देश के मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडल से एक दूसरे का परिचय करवाया। अल सानी प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कल शाम हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। कतर के आमिर की ये दूसरी भारत यात्रा है। इससे पहले वो मार्च 2015 में भारत आए थे। और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के आमिर के बीच आज हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत शुरू होनी है और उसके बाद सहमति पत्रों का आदान प्रदान होगा। विदेश मंत्रालय की ओर से उम्मीद जताई गई है कि कतर के आमिर की यात्रा दोनों देशों की बढ़ती बहुआयामी साझेदारी को और गति प्रदान करेगी। कतर के आमिर के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, व्यापारिक नेता शामिल हैं। भारत और कतर के बीच मैत्री, विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित गहरे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच हाल ही के वर्षों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, संस्कृति समेत विभिन्न क्षेत्रों में संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि कतर में रह रहा भारतीय समुदाय उस देश में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है और कतर की प्रगति और विकास में इसके सकारात्मक योगदान की सराहना की जा रही है। तो भारत कतर की दोस्ती दशकों पुरानी है और प्रधानमंत्री ने कल एयरपोर्ट पर खुद अगवानी की। आमिर के शेख के साथ भारत आया हुआ है उनका प्रतिनिधिमंडल और कई अहम समझौते हैं जो कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सिक्योरिटी, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए जिन पर आज हस्ताक्षर हो सकते हैं। और राष्ट्रपति भवन में कुछ ही देर पहले स्वागत हुआ है औपचारिक। प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी है आज। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे आमिर शेख। प्रधानमंत्री और कतर के आमिर शेख में द्विपक्षीय मुलाकात से पहले भारत कतर संयुक्त व्यापार मंच का आयोजन हुआ। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII द्वारा उद्योग और DPIIT के सहयोग से आयोजित मंच के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल सानी शामिल हुए। दोनों नेताओं की उपस्थिति में भारत और कतर के बीच 2 MOUs पर साइन हुए हैं। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कतर के वाणिज्य और उद्योग मंत्री शेख फैजल बिन थानी बिन फैजल अल सानी ने कहा कि भारत व्यापार में वर्ष 2024 में सबसे बड़ा भागीदार देश था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 4 वर्षों में 51% बढ़कर $31 बिलियन हुआ है। दोनों देशों के बीच बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस जुड़ाव को बढ़ाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण मंच है। यहाँ कई विषयों पर पैनल की चर्चा होती है। दोनों देश दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी बनाने के माध्यम के रूप में निवेश को
बल देते हैं। रसद, उन्नत विनिर्माण और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग है। एआई इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों का फोकस देखा जा रहा है। Our trade partnership has flourished. India became Qatar's third largest trading partner in 2024, and our trade volume surged by 51% in just 4 years, reaching $13.1 billion. These are not just numbers, they are evidence of trust. They are the foundation for something even greater. We invite India's investors and entrepreneurs to explore the full potential of Qatar's economy in infrastructure, technology, and beyond. वहीं भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के आमेर का हवाई अड्डे पर खुद जाकर स्वागत किया। ये दोनों देशों के बीच विश्वास और बढ़ते भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत और कतर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। Prime Minister Narendra Modi receiving his brother, the Amir of Qatar, at the airport, and I have not seen that happen too many times. And truly, that said it all. That reflected the growing trust and brotherhood between the two countries. We are now looking at a new future where we will transition from energy being the bulwark of our trade to new age technologies, whether it's artificial intelligence, whether it's the Internet of Things, quantum computing, semiconductors. The whole world is going through a major shift. Cyber security is becoming a threat which all of us will have to address in the days to come. भारत कतर के बीच लगातार द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो इसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों देशों के बीच 70 के दशक में कूटनीतिक रिश्ते शुरू हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद से कारोबार में नई तेजी आई। कतर भारत का सबसे बड़ा एनएलजी एलपीजी सप्लायर है। 2016 में कतर ने भारत के लिए एलएनजी की प्रति यूनिट कीमत आधी की और दोनों देशों में अहम रक्षा समझौते हुए हैं और भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाज़ भी इसलिए आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन की जो हम बात कर रहे थे वो इसी से पता लगता है कि कैसे एलएनजी के लिए जो प्रति यूनिट है उसकी कीमत को आधा किया गया। डिफेंस सेक्टर में भी कई अहम समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच। तो डिफेंस कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में लगातार दोनों देश साथ, और भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के जो जहाज़ हैं उनका कतर आना जाना लगा रहता है। साथ ही भारत में केमिकल्स, प्लास्टिक, एल्युमिनियम का आयात भी किया जाता है। तो व्यापारिक फ्रंट पर भी दोनों देशों के बीच लगातार प्रतिबद्धता बढ़ती हुई। भारत से अनाज, तांबा, लोहा, स्टील का एक्सपोर्ट किया जाता है कतर में, और फल, सब्जी, मसाले, प्रोसेस्ड फूड, इलेक्ट्रिक मशीनरी का भी निर्यात होता है कतर में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार आज रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह ज्ञानेश कुमार को नया सीईसी नियुक्त किया गया है। वो कल अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा, जिसके कुछ दिन बाद निर्वाचन आयोग अगले लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। कुमार 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इस वर्ष के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव और 2026 में केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी संभालेंगे। ज्ञानेश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद निर्णय लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 15 मार्च 2024 को निर्वाचन आयुक्त के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से पर्यावरण अर्थशास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया। व्यापक प्रशासनिक अनुभव रहा है उनका। केरल सरकार में एर्नाकुलम के सहायक कलेक्टर वो रहे हैं। अडूर के सब कलेक्टर भी वो रह चुके हैं। तो एक लंबा प्रशासनिक अनुभव के ज्ञानी हैं ज्ञानेश कुमार। केरल राज्य में विकास निगम के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। इस पद पर भी काबिज रहे और कोच्चि नगर निगम के नगर पालिका आयुक्त का पदभार भी उन्होंने संभाला था।
केरल राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक के तौर पर भी वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उद्योग और वाणिज्य के निदेशक के तौर पर भी उन्होंने काम किया और एर्नाकुलम के, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, जिला कलेक्टर के रूप में वो लगातार अपनी व्यापक प्रशासनिक अनुभव साझा कर चुके हैं। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रबंध निदेशक भी रहे हैं। केरल राज्य परिवहन परियोजना के परियोजना निदेशक के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी हैं और इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव और अपर सचिव के पद पर भी वो काबिज रहे। संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव की भूमिका भी उन्होंने निभाई है। तो लगातार ज्ञानेश कुमार किस तरह से अपने प्रशासनिक अनुभव को साझा करेंगे, अब आगे ये देखना होगा। और वहीं हरियाणा कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवाधिकारी विवेक जोशी को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। जोशी 2031 तक निर्वाचन आयोग में कार्य का निर्वहन करेंगे। आईएएस विवेक जोशी मूल रूप से यूपी के इलाहाबाद जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और स्विट्जरलैंड के ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जिनीवा से अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री हासिल की। उन्होंने प्रोफेसर रिचर्ड बाल्डविन के मार्गदर्शन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वो रुड़की विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, जहां उन्होंने 1987 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE किया और 2014 से 2017 के दौरान वो भारत सरकार में वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। 1 नवंबर 2022 में भारत सरकार में वित्तीय सेवा आयोग में रहे। साथ ही साथ RBI और SBI के बोर्ड में सदस्य के रूप में भी वो कार्यरत रहे हैं। लगभग 4 वर्षों तक गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त रहे हैं विवेक जोशी। और अब बात दिल्ली की, जहां के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक बार फिर सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने जा रहा है। इस बार भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के तहत दिल्ली सरकार और MCD ने मैदान को सजाने का काम शुरू कर दिया। यहाँ 20 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में नवनियुक्त मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विनोद तावड़े, तरुण चुग समेत कई नेता रामलीला मैदान पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए रामलीला मैदान की ओर जाने वाली जो सभी रास्ते हैं वो कल 19 तारीख की रात से ही बंद होंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 50 से ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वाले नेता भी रामलीला मैदान पहुंचेंगे। इसके अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सभी केंद्रीय मंत्रियों, NDA नेताओं को भी समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। रामलीला मैदान के मंच पर शपथ ग्रहण समारोह से पहले भव्य गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम जो है उसका आयोजन होना है, जिसमें मशहूर सिंगर कैलाश खेर की प्रस्तुति होगी। समारोह में फिल्मी सितारे अक्षय कुमार, विवेक ओबरॉय, हेमा मालिनी, कैलाश खेर सहित 50 से ज़्यादा फिल्मी सितारे मौजूद रहेंगे। रामलीला मैदान में प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी सहित 1 दर्जन उद्योगपति भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद, बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। लाडली बहनों और किसानों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। कुल मिलाकर 30,000 अतिथियों के शपथ ग्रहण समारोह के लिए उन्हें न्योता दिया गया है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को होनी है, जिसमें दिल्ली के नए CM के नाम पर मुहर लगेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल कर आम आदमी पार्टी को 1 दशक बाद सत्ता से बाहर किया। परिणाम आने के बाद से दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी के बयान पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि कोई भी एक निष्ठावान कार्यकर्ता भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, लिहाजा विपक्षी दल अपने बिखरे हुए उम्बे को व्यवस्थित करें, वो ज़्यादा उनके हित में होगा। मुझे तो ताज्जुब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एक निष्ठावान कार्यकर्ता भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों को इसकी बड़ी चिंता है। अपना घर तो संभाल नहीं पाए, अब दूसरे के घर की ओर देख रहे हैं।
मुझे लगता है उनका जो बिखरा हुआ कुनबा है वो उसको देखें, उसको व्यवस्थित करें, वो उनके ज़्यादा हित में होगा। आज से शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को देखते हुए विधानसभा के बाहर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा के चारों ओर के क्षेत्र को 6 भागों में विभाजित किया गया। विधानसभा परिसर के अंदर और बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा लगाई गई है। आसपास के चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त तैनाती भी की गई। साथ ही विधानसभा के आसपास सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। विधानसभा का जो सत्र है, बजट सत्र है, उसका आज प्रारंभ हो रहा है और उसके दृष्टिगत जो आउटर गार्डन है उसमें हम लोगों की तरफ से पूरे सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। जो पूरा बाहर आउटर गार्डन है विधानसभा के चारों ओर का क्षेत्र, उसको मुख्य रूप से 6 सेक्टर में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर में एक राजपत्रित अधिकारी है वो लगाया गया है और साथ में सिविल पुलिस है, सादे वस्त्रों में ड्यूटी है और पीएसी का कंपोनेंट प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर लगाया गया है। विधानसभा के आसपास जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनसे हम लोगों के द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। साथ ही हम लोगों की क्यूआरटी टीम है और आत्मदाही निरोधक दस्ता है और महत्वपूर्ण स्थानों पर पीएसी सिविल पुलिस लगी हुई है और सभी को ब्रीफ किया गया है कि कोई भी अगर आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति कोई वस्तु नज़र आती है तो तत्काल मौके पर कार्रवाई करें और वरिष्ठ अधिकारियों को उसके बारे में अवगत कराएं। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी। ये योजना फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। ये सुरक्षा न केवल किसानों को अपनी आय के लिए स्थिर बनाती है बल्कि उन्हें कई नई पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। इसका मकसद ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, चक्रवात, भारी और बेमौसम बारिश, बीमारी और कीटों के हमले आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना की सफलता और क्षमता को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में भी इसे आगे 1 साल तक के लिए और बढ़ाने की घोषणा की थी और कुल बजट के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को भी वर्ष 2025-26 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दी थी। सरकार जल्द ही बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा बढ़ाने पर बड़ा फैसला ले सकती है। अभी ये सीमा 5 लाख रुपए है, लेकिन इसे और बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ये खबर ऐसे समय में आई जब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। इस घोटाले के खुलासे के बाद सरकार बैंक ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा सख्त हो गई है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने कहा कि सरकार जमा बीमा की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाने पर विचार कर रही है। मुंबई में एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना के शुभारंभ के मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव पर काम जारी है। The internal governmental consultations we have almost completed, and then we will take the next course of action. Now, along with this, there are also other rules that govern how the investments will be made and the profits will be repatriated if there is FDI. That actually is including the management of the companies where the FDI investment is higher. That also will be part of the proposed amendment bills we are bringing to the Parliament. So once the Parliament approves, those rules also will be notified. So that there is everything, all the reform that we intend to do in the insurance sector to improve the penetration as well as insurance density will be done through these reforms that we are contemplating and announced by the Honorable Finance Minister.
नई दिल्ली में मलेशिया के बेहतरीन स्वाद और संस्कृति का उत्सव शुरू हो चुका है और इसी अवसर पर मार्केटिंग प्लान और मलेशिया टूरिज्म किस तरह भारतीय पर्यटकों को सुविधाएं दे रहा है और किस तरह से भारतीय पर्यटक जो हैं उनकी रुचियों का ध्यान रखा जा रहा है। टूरिज्म मलेशिया की दिल्ली में मार्केटिंग मैनेजर पूनम नौटियाल से बात की हमारे संवाददाता मनीष वाजपेयी ने। आइए आपको सुनवाते हैं। मलेशिया ट्रूली एशिया, यही कहकर मलेशियन टूरिज्म अपने आप को प्रमोट करता है वर्ल्ड वाइड। और इस समय आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ में मलेशियन टूरिज्म की यहाँ पर जो मार्केटिंग मैनेजर हैं पूनम नौटियाल इंडिया में, उनसे हम बात करते हैं कितना कस्टमर फ्रेंडली हो रहा है, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि हम टूरिज्म को या टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाएँ। सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो हमने लिया है, जो वीज़ा है वो फ्री हो गया है 31 दिसंबर 2026 तक, और उसकी वजह से अब इंडियंस को कोई भी वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक अराइवल कार्ड भरना होता है जो कि 5 मिनट में आ जाता है। सो कभी भी वो अपना मलेशिया ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इंडिया से अभी हमारे पास 237 फ़्लाइट है फ्रॉम 18 सिटीज़, जहाँ से, और कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा इंडियन कम्युनिटी भी बहुत बड़ा है मलेशिया में, जिससे उनको खाने या पीने की कोई मतलब ऐसा इंडियन खाना अगर आप खाना चाहते हैं तो आप नहीं वहाँ पे ऐसे मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन खाना बहुत इजीली अवेलेबल है। हमारे यहाँ 6 कम्युनिटी भी है, तो किसी को नॉर्थ इंडियन फूड खाना है तो वो भी वहाँ मिलेगा। वो क्या चीज़ खास है जिससे कि लोग वहाँ जाएं, लोग थाईलैंड चले जाएं या लोग कहीं और चले जाएं, लेकिन मलेशिया क्यों जाएं? मलेशिया में हमारे पास सब है। हमारे पास थीम पार्क है, हमारे पास सिटी टूर्स हैं, हमारे पास शॉपिंग मॉल्स हैं, और मलेशिया के जो बीचेज़ है वो प्रिस्टीन बीचेज़ हैं, वाइट सैंडी बीचेज़ हैं, और वहाँ पे आपको बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। जो आप देखना चाहते हैं, एडवेंचर ट्रिप्स भी हैं, खान पान की अगर बात करें तो वो भी है। तो इनका ये कहना कि एक बार मलेशिया आप ज़रूर जाएं, क्योंकि यही है ट्रूली एशिया। कैमरामैन नेगी के साथ में मैं मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज़। और नई दिल्ली में 55वां सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और सीमा आरक्षक बांग्लादेश महानिदेशक बीजीबी स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 2025 का आयोजन हो रहा है। सोमवार को नई दिल्ली में शुरू हुआ ये महानिदेशक स्तरीय सम्मेलन इस महीने की 20 तारीख तक चलेगा। इसी क्रम में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, जिसमें मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ जुमा सिद्दीकी, ओएसपी, बीएसपी, एसयूपी, बीजी, बीएम, एनडीसी, पीएसी, एमफिल, डीजी, बीजीपी शामिल रहे। इस सम्मेलन का उद्देश्य सीमा संबंधी मुद्दों पर चर्चा और दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय को बनाना है। सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई डीजी, बीजीबी कर रहे हैं। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ से जुड़ी हुई। प्रयागराज में जारी दिव्य और अलौकिक महाकुंभ का आज 37वां दिन है। महाकुंभ की पवित्रता और सनातन के प्रति लोगों में बढ़ रही रुचि से संगम तट पर पवित्र स्नान करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले स्नानार्थियों की संख्या 54 करोड़ के पार पहुंच गई। सोमवार को महाकुंभ में करीब 1.5 करोड़ लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही संख्या और वहां की शानदार व्यवस्था भी लोगों को रास आ रही है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज महाकुंभ को भारत की आस्था और एकात्मता का जीवन प्रतीक बता रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचने वालों को इन दिनों एक से बढ़कर एक शानदार कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। आलम यह है कि महाकुंभ में कला और संस्कृति का अनोखा संगम दिखाई दे रहा है। महाकुंभ मेला क्षेत्र के गंगा पंडाल में प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना रंजना गौहर और उनकी टीम ने ओम नमः शिवाय पर भावपूर्ण नृत्य की प्रस्तुति दी और श्रद्धालुओं के दिल को वो छू गई। उनकी दमदार, जानदार और शानदार प्रस्तुति देख लोगों ने खूब वाहवाही दी। प्रयागराज महाकुंभ पर आरजेडी नेता लालू प्रसाद के बयान पर बीजेपी हमलावर है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी नेता मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए ऐसे बयान देते हैं। वोटों के ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण और अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए, उनके तुष्टीकरण के लिए
इस प्रकार सनातन विरोधी, धर्म विरोधी, कुंभ विरोधी बयान दे करके मुसलमानों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। उधर हरियाणा सरकार में युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम ने भी महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, सनातन के अपमान करने वालों को जनता चुनाव में सबक सिखाती है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो हमेशा सनातन संस्कृति को, सनातन को टारगेट करता है। मुझे लगता है कि सनातन के लोग उनको हर बार चुनावी रूप से जवाब देते हैं और ये संगम दुनिया इसको देखने के लिए आ रही है। हम सौभाग्यशाली हैं, हम इस युग में पैदा हुए हैं। और आइए बात करते हैं काशी तमिल संगमम से जुड़ी हुई। वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 24 फरवरी तक एक चित्र प्रदर्शनी लगाई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इस प्रदर्शनी में महर्षि अगस्त्य से संबंधित तथा दक्षिण भारत के ऋषि, मुनि, समाज सुधारक, वैज्ञानिक और प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में विस्तार से बताया गया। इसी के साथ ही नए कानूनों और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में चित्रों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है। तमिल संगमम के तीसरे संस्करण में ऋषि अगस्त एवं विकसित भारत विषय पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो की तरफ से एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में जहां ऋषि अगस्त के बारे में जानकारी दी गई है, तमिलनाडु के सामाजिक सुधारक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षाविद हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। और विकसित भारत जो भारत सरकार की 10 साल की उपलब्धियां हैं, नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उस पर चित्रों के माध्यम से और संक्षिप्त रूप में उन योजनाओं के विवरण के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में दर्शक आ रहे हैं, विद्यार्थी आ रहे हैं। प्रदर्शनी देखने आ रहे लोग काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। खासतौर पर बच्चों का कहना है कि प्रदर्शनी से उन्हें नई नई जानकारियां मिल रही हैं। उन्होंने इस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया है। यहाँ काशी और हमारे देश का प्राचीन संबंध है और यहाँ पर आकर हमको कई सारी बातें भी बताई गई चित्र के माध्यम से और लिखने के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से बताई गई। और इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर प्रदर्शनी है जिसमें हमारे और तमिल के बारे में मतलब संवेदन है और यहाँ पर जो कुछ भी है हमें पहले नहीं पता था, यहाँ पर आकर हमें पता चला। और यहाँ पर बहुत सारी अच्छी बातें हैं और उसके चित्र बहुत ही अच्छे हैं। इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगी। कला, शिल्प और संस्कृति का संगम 33वां अंतर्राष्ट्रीय ताज महोत्सव का आज उद्घाटन हो रहा है। संस्कृति का महाकुंभ की थीम पर आयोजित होने जा रहे इस महोत्सव में आज से 27 फरवरी तक कई कार्यक्रम होने हैं। 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल करेंगे। उद्घाटन के मौके पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति मौजूद रहेंगे। ताज महोत्सव में देश भर के करीब 350 से अधिक शिल्पी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही देश से और विदेशी सैलानियों के लिए लजीज व्यंजनों का भी जायका उपलब्ध है। आयोजन में रोजाना स्टार नाइट कार्यक्रम होगा। ताजमहल की सुरक्षा से जुड़े एसीपी सैयद आरिफ अहमद ने बताया कि ताज महोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम है और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।